हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और मैं आज आपको रचना शारीर का पेपर सेकंड का मर्म शारीर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से 2 पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए, पार्ट 1 पार्ट 2, और आज पार्ट 3 है। पार्ट 2 में मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के अभी तक हमने उसमें षडंग भेद से और रचना भेद से पढ़े थे मर्म के। और आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा परिणाम भेद से। ठीक है, आज हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। आइए, तो अभी हम लोग परिणाम भेद से पढ़ेंगे। परिणाम भेद से क्या है? मर्म। परिणाम भेद से मर्मों के प्रकार एवं संख्या इस प्रकार है। किस प्रकार है देखते हैं, श्लोक फॉर्म में है, और श्लोक याद करेंगे तो सो बेटर। ठीक है, तो श्लोक याद करना होगा। क्या है श्लोक? तान्य एतानि पंच विकल्पानि मर्माणि भवन्ति। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। श्लोक क्या है? तान्य एतानि पंच विकल्पानि मर्माणि भवन्ति तद्यथा। कौन कौन सा मर्म होता है परिणाम भेद से? सधा प्राण हराणि। क्या लिखा हुआ है? सधा प्राण हराणि, कालांतर प्राण हराणि, विशल्य घनानि, वैकल्य कराणि, रुजाकरण इति। फिर से देखेंगे। ठीक है, ये सारे परिणाम भेद के नाम बताए गए श्लोक फॉर्म में। क्या है फिर से देखेंगे। तद्यथा सदा प्राण हराणि पहला मर्म। फिर दूसरा क्या है? कालांतर प्राण हराणि दूसरा मर्म। नेक्स्ट क्या है? विशल्य घनानि तीसरा मर्म। वैकल्य कराणि चौथा मर्म। रुजाकरण इति लास्ट यानी कि पांचवा मर्म। ये परिणाम भेद से है 5 मर्म। ठीक है, तो अब इनका डिटेल हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है श्लोक फॉर्म में? तत्र सदा प्राण हरान्य एकोनविंशति। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे सदा प्राण हरण मर्म के क्या संख्या दी गई है। तो संख्या के फॉर्म में क्या लिखा हुआ? तत्र सदा प्राण हरान्य एकोन विंशति, मतलब कि सदा प्राण हरण मर्म जो है उनकी संख्या कितनी होती है? 19 होती है। एकोन विंशति यानी कि 19 होती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? कालांतर प्राण हराणि। नेक्स्ट मर्म क्या है? कालांतर प्राण हरण मर्म। उसकी संख्या क्या है? त्रयस्त्रिंशत। क्या लिखा है? त्रयस्त्रिंशत यानी कि 33, यानी कि 33। ठीक है, एक बार और देखेंगे। कालांतर प्राण हराणि त्रयस्त्रिंशत। नेक्स्ट मर्म क्या है? त्रीणि विशल्य घनानि। त्रीणि मतलब क्या होता है? 3। तो इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है? त्रीणि विशल्य घनानि। क्या लिखा हुआ है भाई? त्रीणि विशल्य घनानि। क्लियर? नेक्स्ट मर्म क्या है? चौथा मर्म चतुश्चत्वरिंशक। ठीक है, वैकल्य कराणी। क्या लिखा हुआ? चतुश्चत्वरिंशद वैकल्य कराणी यानी कि 44 मर्म। चतुश्चत्वरिंशद वैकल्य कराणी। वैकल्यकर मर्म जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 44 होती है, यानी कि 44 होती है। नेक्स्ट मर्म क्या है? अष्टौ रुजाकरण इति। अष्टौ मतलब क्या होता है? 8। 8 क्या है? रुजाकरण इति मतलब रुजाकर मर्म है। 8 क्या होंगे? रुजाकर मर्म होंगे। तो ये हमने अभी आपको परिणाम भेद से जो मर्म होते हैं उनकी संख्या बताई और उनके नाम बताए। तो एक बार और फिर से देखेंगे हम लोग श्लोक। क्या लिखा हुआ है? तान्य एतानि पंच विकल्पानि। ठीक है, 5 वर्माणि भवन्ति। ठीक, 5 प्रकार के होते हैं मर्म। तदथा कौन कौन से? सदा प्राण हराणि यानी कि सदा प्राण हर मर्म। कालांतर प्राण हराणि यानी कालांतर प्राण हर मर्म। थर्ड क्या है? विशल्य घनानी यानी कि विशल्य घनानी मतलब विशल्य घन मर्म। प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देखिएगा। ठीक, श्लोक याद करना है। नेक्स्ट क्या है? वैकल्य कराणी यानी कि वैकल्यकर मर्म। रुजाकरण इति मीन्स की रुजाकर मर्म। फिर क्या बोला नंबर? इसे कैसे हम लोग पता करेंगे इस श्लोक फॉर्म में, वो देखते हैं। तत्र सदा प्राण हरान्य एकोनविंशति।
ठीक है, मतलब कि सदा प्राण हर मर्म जो है उनकी संख्या क्या है, 19 मतलब 19 होते हैं। ठीक, कालांतर प्राण हराणी त्रयस्त्रिंशत् मीन्स की कालांतर प्राण हरण की संख्या कितनी, 33 होती है। त्रिणी विशल्य घनानी यानी कि विशल्य घन के मर्म कितनी संख्या होती है, 3 होती है, त्रिणी। नेक्स्ट क्या है, चतुश्चत्वारिंशत् एक वैकल्य कराणी मीन्स की 44 मर्म जो है किसके होते हैं, वैकल्य कर मर्म के होते हैं। ठीक है, वैकल्य कर मर्म के। नेक्स्ट क्या है, अष्टौ रुजाकरण इति मीन्स की रुजाकर मर्म की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। क्लियर, ये किसके अनुसार था, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो हमें ये याद करना होगा। परिणाम भेद से 5 प्रकार के मर्म होते हैं जो मैंने अभी आपको पहले बताए हैं, उन्हीं को हमने किसमें, टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे, देखते हैं। पहला मर्म क्या मैंने बताया था, सदा प्राणहरण। दूसरा क्या था, कालांतर प्राणहरण। तीसरा विशल्य घन मर्म। चौथा वैकल्य कर मर्म। पांचवा रुजाकर मर्म। ठीक है, अब इनकी संख्या एक बार देख लेते हैं। तो सदा प्राणहर मर्म की संख्या कितनी है, 19 है। कालांतर प्राणहर मर्म की संख्या 33 होती है। ठीक, विशल्य घन मर्म की संख्या 3 होती है। वैकल्य कर मर्म की संख्या 44 होती है। रुजाकर मर्म की संख्या 8 होती है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखने वाले हैं इस टेबल पे, वो हमें पूरा याद करना होगा। हालांकि टेबल हमें पूरा ही याद करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है ये। ठीक है, तो अभी इसमें एक चीज़ स्पेशल ये देखेंगे कि जो हमारा सदा प्राण मर्म होता है उसमें क्या है, आग्नेय गुण होता है। ठीक है, वो क्या होता है, आग्नेय गुण की प्रधानता होती है। ठीक, इसमें ये आग्नेय गुण होते हैं। तो और ये हमारे कालांतर प्राण मर्म में क्या होता है, सौम्य और आग्नेय दोनों गुण का संयोग होता है यहाँ पे। ठीक है, समावेश होता है दोनों गुणों का। विशल्य घन मर्म जो होता है उसमें वायव्य गुण की होती है। ठीक है, उसमें वायव्य गुण होता है। वैकल्यकर मर्म में सौम्य गुण होता है और रुजाकर मर्म में वायव्य और आग्नेय गुण का समावेश होता है। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बार इस टेबल को देखेंगे। जो हमारा पहला मर्म होता है सदा प्राणहर मर्म, उसकी संख्या 19 होती है और इसमें आग्नेय गुण की प्रधानता होती है। ठीक है, यानी कि आग्नेय गुण होता है ये, मतलब ये पंच भौतिक दृष्टिकोण जो होता है उससे ये आग्नेय गुण होता है इसमें। ठीक, तो कालांतर प्राणहरण क्या होता है, उसमें क्या होता है, 33 संख्या होती है और उसमें सौम्य और आग्नेय दोनों गुण की प्रधानता होती है। ठीक, सौम्य और आग्नेय दोनों। और नेक्स्ट क्या है, विशल्य घन मर्म, इसकी संख्या 3 होती है। इसमें ये वायव्य होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वायव्य होता है। वैकल्यकर मर्म की संख्या 44 होती है, इसमें सौम्य होता है। ठीक, रुजाकर मर्म 8 होते हैं, इसमें वायव्य और आग्नेय गुण दोनों की प्रधानता होती है। ठीक, तो ये हमने जान लिया कि परिणाम भेद से कितने मर्म होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है और पंच भौतिक दृष्टिकोण से ये मर्म कैसे होते हैं वो हमने जान लिए। ठीक है, पंच भौतिक दृष्टिकोण से सदा प्राण मर्म आग्नेय होता है। कालांतर प्राण हर मर्म सौम्य और आग्नेय दोनों मिलके होता है। विशल्य घन मर्म में केवल वायव्य होता है। वैकल्यकर मर्म में सौम्य होता है और रुजाकर मर्म में वायव्य और आग्नेय दोनों मिलाकर होते हैं। ठीक है, ये हमारा टेबल कंप्लीट हुआ। टेबल हमें याद करना होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग उसका डिटेल पढ़ेंगे। पहला क्या था, सदा प्राण हर मर्म। अब हम ये जानेंगे सदा प्राण हर मर्म होता क्या है और ये मर्म कहाँ कहाँ होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सदा प्राण हर मर्म, इनकी संख्या कितनी, 19 होती है। ठीक, पंचभौतिक दृष्टिकोण से यह मर्म आग्नेय होता है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। इन मर्मों पर, ये लाइन आप ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा है, इन मर्मों पर आघात होने पर अग्नि गुण के शीघ्र नष्ट हो जाने के कारण, इसमें आग्नेय गुण होता है। तो आचार्य बोलते हैं कि इन मर्मों पर आघात होने पर अग्नि गुण के शीघ्र नष्ट हो जाने के कारण सदा यानी कि तत्काल मृत्यु हो जाती अथवा 7 दिन के अंदर हो सकती है। नहीं आया समझ में, आइए फिर से देखते हैं। सदा प्राणहर मर्म, इनकी संख्या 19 होती है। फिर क्या बोला, पंच भौतिक दृष्टिकोण से यह मर्म आग्नेय होते हैं। पंच भौतिक दृष्टिकोण से यह मर्म क्या होते हैं, आग्नेय होते हैं। इन मर्मों पर आघात होने पर किसके, अग्नि गुण के, क्या होता है, अग्नि गुण के शीघ्र नष्ट हो जाने के कारण, शीघ्र नष्ट हो जाने के कारण सदा यानी कि तत्काल मृत्यु होती है। क्या होता है, सदा यानी कि तत्काल मृत्यु होती है। अथवा या तो क्या होगा, 7 दिन के भीतर
मृत्यु हो जाती है, ठीक है। या तो क्या होगा, 7 दिन के भीतर मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। पहले तो सधा यानी कि तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और नहीं होगी तो 7 दिन के भीतर मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो आइए अब हम ये देखते हैं, ये 19 मर्म जो होते हैं सदा प्राणहर मर्म के, 19 संख्या जो होती है वो कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। आइए श्लोक फॉर्म में देखते हैं इसको। पहले इम्पॉर्टेंट है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक। अब आप ये समझ लीजिए, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमें इसमें क्या क्या याद करना होगा, ठीक है। हमें श्लोक तो याद करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि श्लोक से नंबर मिलते हैं अच्छे। तो आइए श्लोक देखते हैं। श्रृंगाटक अन्य अधिपति, प्रोनाउंसिएशन बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या है। श्रृंगाटक अन्य अधिपति, शंखो कंठशिरा गुदम, हृदयम वस्ति नाभि च धनंती सदो हतानी तू। इसके अनुसार आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ठीक। फिर से देखेंगे, समझिएगा। श्रृंगाटक अन्य अधिपति, शंखो कंठशिरा गुदम, ठीक। हृदयम वस्ति नाभि च धनंती सदो हतानी तू। मीन्स कि कौन कौन से मर्म है, श्रृंगाटक मर्म है, अधिपति मर्म है, शंख मर्म है, फिर क्या बोला, कंठ सिरा गुदम, कंठ सिर के में क्या आ जाएगा, मातृकाएं आ जाएंगी, ठीक। और क्या है, गुद है। फिर हृदय मतलब हृदय, वस्ति और नाभि, ठीक है। इतने मर्म क्या है, सदा प्राणहर मर्म है। तो अब आइए हम इनका टेबल फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है, कि ये मर्म कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो पहला क्या बोला, श्रृंगाटक मर्म, संख्या कितनी, 4 होती है। अधिपति मर्म की संख्या 1 होती है। शंख मर्म की संख्या 2 होती है। मातृका कितने, 8 होते हैं। गुद 1 होता है, हृदय 1 होता है, वस्ति 1 होता है, नाभि 1 होता है। तो हमें इसे याद करना होगा और इनकी संख्या भी याद करनी होगी, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए मैंने ये बना दिया यहाँ पे, क्या कि हमारे ऊर्ज चतुर्गत के मर्म कौन है और अंतराधि के मर्म कौन है, ठीक है। तो ऊर्ज चतुर्गत के मर्म ये 4 हो जाएंगे, और नीचे के 4 जो है वो अंतराधि के मर्म होंगे। तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो अगर आप याद कर लेंगे ऊर्ज चतुर्गत के मर्म, श्रृंगाटक अधिपति शंख मातृका, और अंतराधि क्या बन जाएगा, गुद हृदय वस्ति नाभि, ठीक है। गुद हृदय वस्ति नाभि बन जाएगा, ठीक। अब आइए इसको हम लोग टेबल फॉर्म, उसमें सॉरी टेबल तो हमने देख लिया है, अब हम इसको देखेंगे क्या, उसमें चार्ट में देखेंगे, ठीक है, कि ये मर्म होते कहाँ कहाँ पे, ठीक है। टेबल तो हमने देख लिया, अब हम ये देखेंगे कि ये मर्म होते कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, श्रृंगाटक मर्म। तो श्रृंगाटक मर्म को हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो श्रृंगाटक मर्म भाई कहाँ पे होता है, डायग्राम में देखेंगे। श्रृंगाटक मर्म जो है वो डायग्राम में नहीं बना हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे होता है। तो श्रृंगाटक मर्म जो होता है वो हमारा ये ठुड्डी के पास में होता है। कहाँ पे होता है, ये ठुड्डी के पास में। मैंने यहाँ बना के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। श्रृंगाटक SRINGATAK, क्या है, श्रृंगाटक मर्म, क्लियर। नेक्स्ट मर्म कौन सा होता है, अधिपति मर्म। तो अधिपति मर्म कहाँ है, यहाँ पे बना हुआ है, ये क्या है, अधिपति मर्म हो गया, ठीक। ध्यान से देखते हुए चलिएगा डायग्राम में। फिर नेक्स्ट क्या है, शंख मर्म। अच्छा, श्रृंगाटक कितने होते हैं संख्या में, 4 होते हैं। अधिपति कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शंख मर्म। शंख कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो शंख कहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये रीजन क्या होता है, शंख वाला रीजन होता है, संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्या है, मातृका। मातृका कितनी होती हैं, 8 होती हैं। 8 मातृका होती, कहाँ होती है, ये बना हुआ है, और ये 4 इधर 4 इधर, यानी टोटल कितनी मातृकाएं होती हैं, 8 होती हैं। नेक्स्ट क्या है, गुद। गुद कहाँ है, ये वाला रीजन है, ये क्या है, गुद। गुद की संख्या एक ही गुद होता है ना। आया समझ में अभी तक इतना, चलिए अब आगे देखते हैं। गुद के बाद क्या है, हृदय। हृदय कहाँ पे है, ये है रहा भाई हृदय। तो हृदय की संख्या भी 1 ही होती है ना भाई, हृदय तो 1 ही होता है। नेक्स्ट क्या है, वस्ति। वस्ति भी कितनी, 1, यानी कि ब्लैडर 1 ही होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया 1।
नेक्स्ट क्या है, नाभि। नाभि भी एक होती है, ये वाला रीज़न हो जाएगा। ये क्या है, नाभि। तो इस तरह हमने आपको सारे 8 के 8 मर्म किसके बताए, सधा प्राणहर मर्म के बताए हैं। ठीक है, तो सधा प्राणहर मर्म क्या होता है, चोट लगने पर या आघात लगने पर तुरंत मृत्यु होती है या तो 7 दिन के भीतर मृत्यु होती है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, कालांतर प्राणहर मर्म पढ़ेंगे। ठीक है, कालांतर प्राणहर मर्म। अब देखेंगे इसको क्या है, इनकी संख्या 33 होती है। पंच भौतिक दृष्टिकोण से यह मर्म सौम्य एवं आग्नेय होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आचार्य कह रहे हैं इनकी संख्या यानी कि कालांतर प्राणहर मर्म की संख्या 33 होती है। रट्टा मार लीजिए, एमसीक्यू में भी आ सकता है, बाकी 10 नंबर में तो आता ही है। और मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बाहर से नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं इसमें कोई पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूँ, सारे कवर कर रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सारा कवर हो रहा है, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। ठीक, तो नोट्स आप लोग बनाते चलिए अच्छे से और याद करते हुए चलिए। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि इनकी संख्या क्या कितनी होती है भाई, 33 होती है, यानी 33 होती है। पंच भौतिक दृष्टिकोण से यह मर्म क्या होते हैं, सौम्य एवं आग्नेय होते हैं। पंच भौतिक दृष्टिकोण से ये मर्म क्या होते हैं, सौम्य और आग्नेय होते हैं। ठीक, फिर इन मर्मों पर आघात होने पर सौम गुण की उपस्थिति के कारण या कालांतर में मारक होते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य कि अगर इन मर्मों पर आघात होता है, अगर इन मर्मों पर क्या होता है भाई, आघात होता है, तो सौम गुण जो होता है, सौम गुण की उपस्थिति के कारण, किसके कारण, सौम गुण की उपस्थिति के कारण यह कालांतर में मारक होते हैं। क्या होते हैं, कालांतर यानी कि कुछ दिन बाद कालांतर में क्या होते हैं, मारक होते हैं। ठीक, कालांतर में मारक होते हैं। इनका घातक काल 2 सप्ताह से 1 माह तक चलता है। तो अगर इन पर आघात होगा तो ये कालांतर में क्या होंगे, मारक होंगे। और इनका काल कितना होता है, इनका काल जो होता है वो 2 सप्ताह से 1 माह तक होता है। ठीक है, 2 सप्ताह से 1 माह तक होता है इनका मारक काल। फिर क्या, आघात की अधिक तीव्रता में, अगर मान लो आघात बहुत ज़्यादा हो रहा है इन पे, अगर इन मर्मों पर आघात बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनका परिणाम सधा प्राणहर मर्म के समान भी हो सकता है। अगर मान लो आघात बहुत ज़्यादा होगा इन मर्मों पर तो इसका जो परिणाम होगा वो सधा प्राणहर मर्म की तरह होगा। सधा प्राणहर मर्म का क्या था परिणाम, कि उसमें तुरंत मृत्यु हो रही थी या तो 7 दिन के भीतर मृत्यु हो रही थी। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं आचार्य कि अगर कालांतर प्राणहर मर्म जो बताए गए हैं 33 संख्या, उन जगहों पर अगर आघात बहुत ज़्यादा होता है तो सधा प्राणहर मर्म के समान भी इनका कार्य हो सकता है, इनका परिणाम हो सकता है। ठीक है, तो आइए श्लोक फॉर्म में इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। क्या है श्लोक, वक्षो मर्माणी यानी वक्ष के मर्म, वक्षो मर्माणी सीमंत तल हृदय क्षिप इंद्र वस्तयः, तल क्षिपेंद्र वस्तया। फिर से देखेंगे, वक्षो मर्माणी सीमंत तल हृदयेंद्र क्षिप्र इंद्र वस्तया, तल क्षिप्र इंद्र वस्तया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कटिक तरुणे संधि पार्श्वजो बृहति च या। फिर से, कटिक तरुणे संधि पार्श्वजो बृहति च या, नितंबाव इति च एतानि कालांतर हराणि तु, च एतानि कालांतर हराणि तु। फिर से एक बार पूरा श्लोक पढ़ेंगे, वक्षो वर्माणी सीमंत तल हृदय क्षिप्र इंद्र वस्तया। यहाँ पे तल हृदय लिखा नहीं, लेकिन हम लोग इसे तल हृदय लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इस श्लोक में हम क्या पढ़ेंगे, तल क्षिपेंद्र, तल क्षिप्र इंद्र वस्तयः, क्या पढ़ेंगे, फिर से देखिए, वक्षो मर्माणी सीमंत तल क्षिप्र इंद्र वस्तयः। ठीक है, कटिक तरुणे संधि पार्श्वजो बृहति चाया, नितंबाव इति चा एतानि कालांतर हराणि तु। किसके अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आइए टेबल देखते हैं। तो पहला मर्म क्या बोला गया है, सीमंत कितने, 5 होते हैं, अपलाप 2 होते हैं, अपस्तंभ 2 होते हैं, स्तन रोहित 2 होते हैं, स्तनमूल 2 होते हैं, कटिक तरुण 2 होते हैं, पार्श्व संधि 2 होती है,
वृहति 2 होती हैं, नितंब 2 होती है, ठीक है। सभी की संख्याएं कितनी होती हैं? 2-2 संख्याएं होती हैं, ठीक है। आगे 3 मर्म और अभी देख लेंगे उसको। तो हम लोग फिर से देखेंगे एक बार। सीमंत की संख्या 5 होती है, अपलाप की संख्या 2 होती है, अपस्तंभ की संख्या 2 होती है, और स्तन रोहित की संख्या 2 होती है, स्तन मूल की संख्या 2 होती है, कटिक तरुण की संख्या 2 होती है, पार्श्व संधि की 2 होती है, बृहति की 2 होती है, नितंब की 2 होती है, ठीक है। ये सारे क्या है? अंतराधि के मर्म है। किसके मर्म है? ये अंतराधि के मर्म है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 3 मर्म बचे थे, कौन कौन से? क्षिप्र, क्या है? क्षिप्र। क्षिप्र की संख्या 4 होती है क्योंकि 2 हाथ 2 पैर हो गए। तल हृदय की संख्या भी 4 होती है क्योंकि 2 हाथ 2 पैर, क्योंकि शाखा के मर्म है ना। और इंद्रवस्ती की संख्या भी 4 होती है, ठीक है। 2 हाथ 2 पैर, ये सारे क्या थे? शाखा के मर्म थे। और पीछे वाले सारे किसके मर्म थे? सारे के सारे अंतराधि के मर्म थे। तो फिर से देखेंगे। क्षिप्र में 4 संख्या, तल हृदय में 4 हो गई, इंद्रवस्ती में 4, ये सारे क्या है? शाखा के मर्म है, ठीक। अब इनको हम लोग डायग्राम में देखेंगे क्या होगा। तो डायग्राम में क्या क्या है? पहले बात हो रही सीमंत की। तो सीमंत हमारे डायग्राम में नहीं बना हुआ है। तो सीमंत के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे जो सीवनी जैसी संरचना होती है, ठीक है, सीवनी जैसी जो संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीमंत कहते हैं, ठीक है। जो संरचना होती है सीवनी जैसी, इसी को हम लोग सीमंत कहते हैं, इसी को हम लोग सीमंत कहते हैं, ठीक। तो सीमंत की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? अपलाप। नेक्स्ट है अपलाप, ये रहा। अपलाप की संख्या कितनी होती है भाई? 2 होती है, क्योंकि एक इधर होता है और एक इधर अपलाप होता है, ठीक। तो इनकी संख्या अपलाप की कितनी? 2 होती है। नेक्स्ट क्या है? अपस्तंभ। अपस्तंभ भी 2 होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है अपस्तंभ की। देखते रहिएगा जगह कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से मर्म। हालांकि मैं लिख भी दे रहा हूँ और हाईलाइट भी कर रहा हूँ सारे काम एकदम आसान कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है? स्तन रोहित। नेक्स्ट क्या आ रहा है? स्तन रोहित, कितनी? 2 होती संख्या, है ना। तो स्तन रोहित की संख्या कितनी हो गई भाई? 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? स्तन मूल। स्तन मूल की संख्या कितनी होती है? ये भी 2 होती है। स्तन मूल की संख्या भी कितनी? 2 होती है। क्लियर। फिर उसके बाद क्या है? कटिक तरुण। कटिक तरुण। कटिक तरुण कहाँ पे होता है? देखिएगा, एक ये होता है और एक ये, इनकी संख्या भी कितनी? 2 होती है। नेक्स्ट क्या है? पार्श्व संधि। क्या लिखा हुआ है भाई? पार्श्व संधि लिखा हुआ है। तो पार्श्व संधि कहाँ पे होता है, हमें ये देखना होगा, ठीक है। जहाँ ये पार्श्व संधि आपके कमर के पास, ये रहा, इसकी संख्या कितनी? 2 होती है। पार्श्व संधि की संख्या भी 2 होती है। वृहति। वृहति कहाँ है? आपके स्कैपुला के पास में, बीच में, ठीक। ये क्या है? वृहति, इनकी संख्या 2। नेक्स्ट क्या है? नितंब। नितंब कहाँ पे है? ये रहा, कमर के पास में, पीछे बैक में, ठीक है। ये क्या है? नितंब। इनकी भी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। फिर अब हम लोग शाखा के मर्म थे ना 3, जो पीछे वाले मर्म थे, तो शाखा के मर्म क्या है? क्षिप्र। क्षिप्र कहाँ पे है? ये रहा क्षिप्र। इसकी संख्या कितनी? 4। क्यों होती है? 2 हाथ में होती है, 2 पैर में होती है, इसलिए 4 हो जाती है। तल हृदय। तल हृदय कहाँ है? ये बीच में, इनकी संख्या भी 4, 2 हाथ में 2 पैर में। नेक्स्ट क्या है? इंद्रवस्ती। इनकी संख्या भी 4 होती है, 2 हाथ में 2 पैर में, इनकी संख्या भी 4 होती है। तो इस प्रकार हमने अभी सधा प्राणहर के मर्म के बाद कालांतर प्राणहर मर्म पढ़ा है। तो ये जो डायग्राम हमने समझा है अभी, ये किसका मर्म है? कालांतर प्राणहर मर्म का डायग्राम है, या ये 33 जगहों पर होते हैं, ठीक है। इन पर आघात लगने से क्या होता है? क्या होता है? 2 सप्ताह से लेकर 1 माह के भीतर मृत्यु होती है। लेकिन आचार्य ने यह भी कहा, अगर इन मर्मों पर आघात बहुत तेज हो रहा है, बहुत किस्म से हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है, तो क्या होगा? सदा प्राणहर मर्म के समान ये कार्य करेंगे, ठीक है। इनका जो परिणाम होगा वो सदा प्राणहर मर्म के समान होगा, ठीक। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। विशल्य घन मर्म।
कौन से पढ़ेंगे हम लोग? विशल्य घन मर्म पढ़ेंगे। तो विशल्य घन मर्म क्या है? ये रहा विशल्य घन मर्म, तीसरा मर्म विशल्य घन मर्म। इनकी संख्या 3 होती है। आचार्य कहते हैं इनकी संख्या 3 होती है। पंच भौतिक दृष्टिकोण से यह मर्म वायव्य होते हैं। पंच भौतिक जो दृष्टिकोण है उससे ये मर्म क्या होते हैं? वायव्य होते हैं। ठीक है, पंच भौतिक दृष्टिकोण से ये मर्म वायव्य होते हैं, अर्थात इस मर्म स्थान पर वायु का निवास होता है। इन मर्म स्थानों पर क्या होता है? किसका निवास होता है? इन मर्म स्थानों पर वायु का निवास होता है। इन मर्मों पर आघात होने पर क्या हो? यदि शल्य मर्म स्थान पर पड़ा रहता है, ये जो वायव्य स्थान है, वायु वाले स्थान है, इन मर्मों पर यदि शल्य पड़ा हुआ है, ठीक है, इन मर्मों पर आघात होने पर यदि शल्य मर्म स्थान पर, शल्य कहाँ पर? मर्म स्थान पर पड़ा रहता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में शल्य के पड़े रहने के कारण वायु बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। मान लीजिए ये है कोई शरीर और यहाँ पे शल्य ऐसे घुसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे शल्य घुसा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वायु का अंदर से वायु जो है बाहर नहीं निकल पा रही है। तो जब वायु बाहर नहीं निकल पाती तो क्या होता है? आगे देखते हैं। तब तक सशल्य प्राणी जीवित रहता है। जब तक वायु बाहर नहीं निकल पा रही है और वो शल्य फंसा हुआ है, तब तक प्राणी जो है वो क्या रहता है? जीवित रहता है। तब तक प्राणी जीवित रहता है क्योंकि वायु नहीं निकल पाती बाहर। यदि शल्य बाहर निकल जाता है, जो शल्य घुसा हुआ है, यदि वो बाहर निकल जाता है तो वायु को बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है, जिससे यह मर्म क्या होते हैं? मारक होते हैं। सीधी सी कहने की बात इतनी सी है कि यदि कोई शल्य है, अगर इन विशल्य घन मर्म जहाँ पे ये बताए गए, इनकी संख्या 3 बताई गई, जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर अगर आघात होता है, यदि शल्य वहाँ पर पड़ा हुआ है तो वायु बाहर नहीं निकल पाती है, तो आदमी जीवित रहता है, इंसान यानी कि प्राणी जीवित रहता है। यदि शल्य बाहर निकल जाता है, यदि शल्य बाहर निकल जाता है तो क्या होता है? वायु को बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है। यदि शल्य बाहर निकला तो क्या होगा? वायु को बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा, जिससे यह मर्म क्या होते हैं? मारक हो जाते हैं, जिससे यह मर्म मारक हो जाते हैं। तो व्रण का पाक होने से शल्य पुए के साथ बाहर आता है तो प्राणों की रक्षा की संभावना रहती है। फिर यदि शल्य पड़ा हुआ है, बाहर नहीं निकला, तो वायु भी नहीं निकली, आदमी जीवित रहेगा, प्राणी जीवित रहेगा। फिर कुछ दिन बाद व्रण जो होगा, जहाँ पर ये शल्य घुसा हुआ वहाँ पे क्या होता है? व्रण होता है। ठीक है, तो यदि व्रण अगर पक गया, उसके पक जाने से या उसके पाक हो जाने से शल्य क्या होता है? पूय के साथ, यानी मवाद, पूय मतलब क्या होता है? मवाद, मवाद के साथ बाहर आता है तो प्राणों की रक्षा की संभावना रहती है। ठीक है, तो प्राण जीवित रह सकते हैं, उनकी संभावना रहती है। ठीक है, तो इसको हम लोग आइए श्लोक फॉर्म में देखते हैं। श्लोक याद करना है और डिटेल तो याद करना ही करना है। ठीक है, श्लोक क्या है? उत्क्षेप स्थपनी चा एव विशल्य घनानि निर्देशेत। क्या लिखा हुआ है? उत्क्षेप, यानी उत्क्षेप, स्थपनी, चा एव विशल्य घनानि निर्दिशेत। कहाँ कहाँ? उत्क्षेप और स्थपनी। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? विशल्य घन मर्म होते हैं। क्लियर? कौन बताया? आचार्य सुश्रुत बताए हैं। कहाँ कहाँ बताए हैं आचार्य सुश्रुत? उत्क्षेप में और स्थपनी में। उत्क्षेप की संख्या 2 होती है और स्थपनी की संख्या 1 होती है। ये किसके मर्म? ऊर्ध्व जत्रुगत के मर्म में। फिर से देखेंगे, उत्क्षेप की संख्या 2 होती है, स्थपनी की संख्या 1 होती है। ये किसके मर्म में? ऊर्ध्व जत्रुगत के मर्म में। अब इसको हम लोग कहाँ समझेंगे? डायग्राम में समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए डायग्राम देखते हैं। क्या बोला गया है? उत्क्षेप और स्थपनी। तो उत्क्षेप कहाँ पे है भैया? उत्क्षेप कहाँ पे? ये यहाँ पे रहा उत्क्षेप। ठीक है, ये यहाँ पे उत्क्षेप रहा। तो उत्क्षेप की संख्या कितनी? 2 होती है। ठीक है, उत्क्षेप की संख्या 2 होती है। और स्थपनी की संख्या, स्थपनी कहाँ होता है? ये होता है। स्थपनी की संख्या 1 होती है। स्थपनी की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? विशल्य घन मर्म पढ़ा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है नेक्स्ट वाला? वैकल्यकर मर्म। क्या है? वैकल्यकर मर्म।
इनकी संख्या 44 होती है। आचार्य क्या कह रहे हैं? इनकी संख्या 44 होती है। ठीक। पंचभौतिक दृष्टिकोण से यह मर्म सौम्य होते हैं। पंचभौतिक दृष्टिकोण से ये मर्म क्या होते हैं भाई? सौम्य होते हैं। मर्म स्थानों पर आघात होने पर यद्यपि सौम्य गुण की प्रधानता के कारण प्राणों का नाश नहीं होता। क्या कह रहे हैं आचार्य? मर्म स्थानों पर आघात होने पर यद्यपि सौम्य गुण की प्रधानता के कारण क्या होता है? सौम्य गुण की प्रधानता के कारण, किसके गुण की प्रधानता? सौम्य गुण की प्रधानता के कारण प्राणों का नाश नहीं होता है। लेकिन मर्म स्थल की मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और संधि धातुओं के नष्ट होने के कारण स्थायी विकलता उत्पन्न हो जाती है। क्या कह रहे हैं आचार्य? आचार्य कह रहे हैं कि मर्म स्थानों पर आघात होने से प्राणों का नाश तो नहीं होता है, लेकिन मर्म स्थल की मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और संधि धातुओं के नष्ट होने के कारण क्या होता है? स्थायी विकलता उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? स्थायी विकलता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। आइए श्लोक देखते हैं। क्या है? लोहिताक्ष आणी जानु ऊर्वी कुर्च विटप कुरपर वेट। क्या है? लोहिताक्ष आणी जानु ऊर्वी कूर्च विटप कुरपराह कुकुंदरे कच्छाधरे विधुरे स क्रिकाटिके। फिर अंश अंश फलक अपांग नीले मन्ने फणों तथा वैकल्यकरण। ठीक है। अन्य आहुर आवर्तो द्वय तथैव च। किसके अनुसार? आचार्य सुश्रुत के अनुसार। फिर से एक बार देखेंगे। क्या है? लोहिताक्ष आणी जानु ऊर्वी कूर्च विटप कूर्पराह कुकुंदरे कक्षधरे विधुरे सकृकाटिके। अंश अंश फलक अपांग नीले मन्ने फणों तथा वैकल्यकर। ठीक है। वैकल्यकर अन्य आहुर आवर्तो द्वय तथैव च। ठीक है। तो ये हो गया श्लोक। अब इसका हम लोग डिटेल देखते हैं, कौन कौन सा मर्म होता है और कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। टोटल कितने मर्म इसके बताए गए थे भाई? विसर्ग आपके विसर्गन तो हो गया था, ये वैकल्यकर था, तो वैकल्यकर के 44 मर्म बताए गए थे। कितने? 44 मर्म। कहाँ कहाँ पे होते हैं देखते हैं। क्या है? अपांग। अपांग मर्म कितने? 2 होते हैं। आवर्त 2 होते हैं। फण मर्म 2 होते हैं। विधुर 2। क्रिकाटिका मर्म 2। नीला मर्म 2। मन्या मर्म 2। ठीक है। ये हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये क्या है? ऊर्ज चतुर्गत के मर्म है। तो इस तरह आपको याद करने में आसानी होगी। क्या है ये? ऊर्ज चतुर्गत के मर्म। कौन कौन से हैं ऊर्ज चतुर्गत के? अपांग की संख्या 2 होती है। आवर्त होता है, इसकी संख्या 2 होती है। फण की भी संख्या 2 होती है। विधुर की भी 2 होती है। क्रिकाटिका की भी 2 होती है। नीला की भी 2 होती है और मन्या के भी 2 होती है। इन सारों की कितनी संख्या होती है? 2 2 होती है। कहाँ के मर्म है ये? ऊर्ज चतुर्गत के मर्म। आइए आगे चलते हैं। क्या है? अंश फलक और कुकुंदर, ये कहाँ के मर्म है? अंतराधि के मर्म है। संख्या अंश 2 होते हैं, अंश फलक 2 होते हैं, कुकुंदर 2 होते हैं और कूर्च 4 होते हैं। ठीक है। कूर्च कितने? कूर्च कहाँ पहुँच गया मैं? कूर्च अभी नहीं चलना है। ठीक है। अभी कूर्च नहीं चलना है, अभी इन 3 की बात करनी है। तो अंश की संख्या 2, अंश फलक की 2 और कुकुंदर की 2। ये सारे किसके मर्म है? अंतराधि के मर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कूर्च। कूर्च की संख्या 4, कूर्पर की संख्या 2, जानु की संख्या 2, आणी की संख्या 4, ऊर्वी की संख्या 4, लोहिताक्ष की संख्या 4, कक्षाधर 2, विटप 2। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे वैकल्यकर मर्म हैं। कितने टोटल? 44 मर्म होते हैं। तो क्या बोला गया है? कूर्च की संख्या 2 होती है, कूर्पर की संख्या 2 होती है, जानु की संख्या 2 होती है, आणी की संख्या 2 होती है, ऊर्वी की संख्या 2 होती है, लोहिताक्ष की संख्या 2 होती है, कक्षाधर की संख्या 2 होती है और विटप की संख्या 2 होती है। ये सारे कहाँ के मर्म है? शाखा के मर्म है। ये सारे कहाँ के मर्म है भाई? शाखा के मर्म है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने 44 मर्मों को देखा। टोटल कितने? 44 मर्म होते हैं। कौन से होते हैं? वैकल्यकर मर्म होते हैं। ठीक है। अब इसको हम लोग
कहाँ पे देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे डिटेल इसका, ठीक है। डिटेल हम डायग्राम में देखेंगे। तो पहला मर्म क्या बोला था, अपांग। तो अपांग होता कहाँ है भैया, अपांग ये होता है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मैं बनाते हुए चलूँगा, संख्या भी लिखते हुए चलूँगा, ठीक है। ध्यान से बस देखिए है कहाँ कहाँ पे। आवर्त, आवर्त कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है भाई। इसकी संख्या 2 होती है। आवर्त की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, फण। फण मर्म कहाँ पे होता है, फण मर्म जो होता है वो आपका यहाँ पे होता है, ये हो गया फण मर्म। संख्या 2, दोनों तरफ एक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विधुर। नेक्स्ट क्या है, विधुर मर्म हो गया। तो विधुर मर्म कहाँ पे होता है, ये हमारे गले के पीछे यहाँ पे होता है, ठीक, गले के पास में। ये क्या है, विधुर मर्म, संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्या है, क्रिकाटिका। नेक्स्ट मर्म क्या है, क्रिकाटिका। तो बैक पोर्शन में गले के पास हमारे ये क्रिकाटिका होता है, ठीक है। ये होता है क्रिकाटिका, संख्या कितनी, 2। नेक्स्ट क्या है, नीला। नीला कहाँ पे होता है, ये नीला मन्या, ठीक है। नीला और मन्या दोनों कितने, 2 होते हैं, 2 + 2 दोनों, ठीक है, टोटल 4 होते हैं। नेक्स्ट क्या है, अंश। तो अंश कहाँ पे होता है भैया, अंश देखिए ये होता है, संख्या 2। फिर क्या है, अंश फलक। अंश तो देख लिया, आप देखेंगे हम लोग अंश फलक, संख्या 2 होती है। देखिए ध्यान से देखिए चलिएगा है कहाँ कहाँ पे, पोजीशन जरूर देखिएगा। फिर क्या है, कुकुंदर। अंश फलक के बाद क्या है, कुकुंदर। कुकुंदर कहाँ पे होता है भाई, कुकुंदर जो आपका होता है वो होता है यहाँ पे, ठीक। ये हो गया कुकुंदर, संख्या कितनी होती है, 2। तो इस प्रकार ऊर्जत्वगत और अंतराधि के मर्म फिनिश हुए। अब हम शाखा के मर्म देखेंगे। कूर्च। कूर्च कहाँ पे है, ये रहा, ये रहा कूर्च। 2 हाथ में होता है, 2 पैर में। टोटल संख्या कितनी, 4 होती है, ठीक है। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर क्या है, कुरपर। कुरपर तो भाई हाथ में ही होता है, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक हाथ में और दूसरे हाथ में, यानी टोटल दोनों हाथ में होता है तो 2 होंगे, ठीक। फिर क्या है, जानु। जानु कहाँ होता है, पैर में होता है, तो यानी जिसे हम लोग नी पे कहते हैं, ठीक है। संख्या 2, क्योंकि 2 ही जानु तो होते हैं, 2 ही घुटने तो होते हैं, तो संख्या 2 हो जाएगी। फिर क्या है, आणी। आणी कितने, आणी की संख्या कितनी होती है, 4, 2 हाथ में 2 पैर में। पोजीशन देखते चलिएगा, ठीक है। फिर क्या, उर्वी। उर्वी कितने, उर्वी की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 2 हाथ में होते हैं, 2 पैर में होते हैं, ठीक, 4 संख्या होती है। देखिए मैं जो हाथ में और पैर दोनों में मैं एक ही एक जगह बना के नंबर लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे हाथ के मर्म वैसे पैर के, या जैसे पैर के मर्म वैसे हाथ में भी मर्म होते हैं, सेम, ठीक। बस चेंज कहाँ कहाँ पे होता है, कुरपर, कुरपर की जगह पैर में जानू हो जाता है, हाथ में मणिबंध, पैर में क्या हो जाएगा, एंकल की पे गुल्फ हो जाएगा, ठीक है। और सेम उसी तरह शोल्डर पे जहाँ कच्छाधर होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, विटअप हो जाता है, ठीक है। बस इतना सा चेंजेस होते हैं। तो अभी क्या, उर्वी हमने कहाँ कहाँ देख लिया, उर्वी तक देख लिया। अब हम देखेंगे लोहिताक्ष। लोहिताक्ष की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। लोहिताक्ष की संख्या कितनी होती है भाई, 4 होती है, 2 हाथ में 2 पैर में, ये है लोहिताक्ष, संख्या 4 होती है, ठीक है। तो ये हो गया लोहिताक्ष। नेक्स्ट क्या है, कक्षाधर। नेक्स्ट क्या है, कक्षाधर। कक्षाधर की संख्या 2 होती है, क्योंकि हाथ में कक्षाधर 2 होते हैं और पैर में कक्षाधर की जगह क्या आता है, विटअप आता है, तो कक्षाधर की संख्या 2 होती है। और कक्षाधर की जगह पैर में क्या होता है, विटअप, तो विटअप की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। विटअप कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, ठीक। तो विटअप की संख्या 2। तो इस प्रकार हमने वैकल्यकर मर्म को पढ़ लिया, ठीक है। हमारा वैकल्यकर मर्म यानी 44 मर्म कंप्लीट हो गए यहाँ पे वैकल्यकर के। अब हम नेक्स्ट देखेंगे
रुजाकर मर्म। लास्ट मर्म देखेंगे, ये हमारे उसमें रचना भेद से, ठीक है, सॉरी परिणाम भेद से। रचना भेद तो हमने पहले मतलब कि सेकंड पार्ट में पढ़ा था। ये हमारा परिणाम भेद से चल रहा था। लास्ट मर्म परिणाम भेद का रुजाकर मर्म क्या है? इनकी संख्या 8 होती है। आचार्य कहते हैं कि इनकी संख्या 8 होती है। पंच भौतिक दृष्टिकोण से यह मर्म वायव एवं आग्नेय होते हैं। जो पंच भौतिक दृष्टिकोण है उसमें से यह मर्म क्या होता है? वायव्य होता है और आग्नेय होता है। यह दोनों ही रुजा यानी वेदना को उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं? ये दोनों ही क्या करते हैं? वेदना को उत्पन्न करते हैं, यानी कि रुजा को। रुजा मतलब क्या होता है? वेदना। तो रुजा को उत्पन्न करते हैं। इन मर्म के स्थानों पर संवेदी तंत्रिका सूत्र अधिक होने के कारण आघात लगने पर अत्यंत तीव्र क्या होता है? आघात अगर लगे तो क्या होगा? अत्यंत तीव्र वेदना की अनुभूति होती है। क्या बोल रहे हैं आचार्य? इन मर्म स्थानों पर संवेदी क्या होता है? संवेदी तंत्रिका सूत्र अधिक होने के कारण, संवेदी तंत्रिका सूत्र अधिक होने के कारण क्या होता है? आघात अगर लगता है तो अत्यंत तीव्र वेदना की अनुभूति होती है। अत्यंत तीव्र वेदना की अनुभूति होती है तथा उपेक्षा करने पर अंग की विकलता की भी संभावना होती है। अगर उपेक्षा करते हैं तो उस पर क्या होगा? अंग की विकलता भी हो सकती है, ठीक है, यानी पैरालिसिस भी हो सकता है, अंग की विकलता हो सकती है। श्लोक फॉर्म में देखेंगे ये मर्म होते कहाँ कहाँ पे हैं? गुल्फो दो मणिबंधो दो द्वे द्वे कूर्च सिरांसी चा। ठीक है, फिर से देखेंगे एक बार, इस प्रोनाउंसिएशन समझिएगा और श्लोक याद करना है, इसलिए देखिएगा ध्यान से। गुल्फो दो मणिबंधो दो द्वे द्वे कूर्च सिरांसी चा। रुजाकरण जानिए, ठीक है, जानिए अद अष्टवेतानि बुद्धिमान। ठीक है, फिर से देखेंगे गुल्फो दो मणिबंधो दो, गुल्फो दो मणिबंधो दो द्वे द्वे कूर्च सिरांसी च। रुजाकराणि जानिए जानिए अद अष्टाव एतानि बुद्धिमान। ठीक है, जानिए अद अष्टाव एतानि बुद्धिमान। ठीक है, ये किसके अनुसार है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। तो इसका संख्या देखते हैं हम लोग। पहले होता क्या क्या है? गुल्फ होता है, मणिबंध होता है और कुर्च सिर होता है। किस किस शाखा के मर्म होते हैं? ठीक है, कहाँ कहाँ गुल्फ क्या होता है? 2 होता है, यानी हम जिसे हम एंकल जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो गुल्फ 2 हो गए। मणिबंध जिसे हम रिस्ट जॉइंट कहते हैं, उनकी संख्या भी 2 होती है। कुर्च सिर जो कि हाथ में होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, फिर से देखेंगे, ये हमारे लास्ट मर्म थे रुजाकर मर्म, जिनकी संख्या 8 होती है। टोटल 8 होती है। कौन कौन से होते हैं? गुल्फ में 2 होते हैं, मणिबंध 2 होते हैं यानी रिस्ट ज्वाइंट, कुछ सिर 4 होते हैं, 2 हाथ में 2 पैर में, टोटल संख्या 8 होती है। ये कहाँ के मर्म है? शाखा के मर्म है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं ये होते कहाँ कहाँ पे। शाखा के मर्म तो हमने बता दिए, लेकिन ये होते कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गुल्फ की बात की है सबसे पहले, तो गुल्फ ये होता है पैर में। ठीक है, एंकल जॉइंट जिसे कहते हैं हम लोग, वहाँ पे होता है गुल्फ, संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्या है? मणिबंध, यानी कि रिस्ट में होता है। ठीक है, मणिबंध कहाँ पे होता है? रिस्ट में होता है। ये क्या हो जाएगा? मणिबंध। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। फिर नेक्स्ट क्या है? कूर्च सिर 4 होते हैं। कहाँ कहाँ पे होते हैं? ये हाथ में होते हैं। ठीक है, हाथ में होते हैं। क्लियर? यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पे कूर्च सिर होगा। ठीक है, इस हाथ में होगा, फिर पैर में होगा। ठीक है, तो कुल ये पैर वाले यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, कुल मिला के कूर्च सिर की संख्या कितनी होती है? 4, 2 हाथ में 2 पैर में, तो दोनों मिला के कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये रुजाकर मर्म भी फिनिश हुआ। तो आज हमने कुल मिला के परिणाम भेद से सारे मर्मों को समाप्त कर दिया है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, और मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। मन लगा के आप इसी की नोट्स बनाइए और अच्छे से याद करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, सबको बताइए। ठीक है, और सबसे सब्सक्राइब भी करवाइए। मेरा लेक्चर अगर आपको जहाँ भी ना समझ में आया तो आप उसे कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाऊँगा। ठीक है, और
पढ़ते रहिए मन लगा के, एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, पास ही आ गए हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, और आपको मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए अच्छे अच्छे, और सब्सक्राइब तो करना ही है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी करवाना है, ठीक है। चलिए फिनिश करते हैं यहीं पे। थैंक यू।